फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के खुशहाल गांव और समृद्ध शहर भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिला है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। बच्चों, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। बच्चों, गांवों में कौन रहते हैं? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति, जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था, रहता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। बच्चों, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपना जीवन चलाना पड़ता था। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी थे। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व के बारे में जानेंगे। बच्चों, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। संकलन तो मतलब था इकट्ठा करना। यहाँ एक जातक कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। बच्चों, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को
संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। बच्चों, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। बच्चों, ये बलेकूप का चित्र दिखाई दे रहा है। दिल्ली में मिला ये बलेकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है? बच्चों, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा होगा, इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलेकूप मिले हैं। ये बलेकूप गुसलखाने, जिसे हम बाथरूम कहते हैं, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये बलेकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों का भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। बच्चों, यह आप चित्र देख रहे हैं, यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में विस्तार से पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर पत्थर या लकड़ी से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। बच्चों, अब हम उस समय के सिक्कों के बारे में जानते हैं। तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल पहले चलते थे। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर भी थे। आसपास के किसान
तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन इकट्ठा करते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों द्वारा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। बच्चों, शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में जानेंगे। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे, अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, जिसे बनारस भी कहते हैं, और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। बच्चों, अब सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु के बारे में जानेंगे। अरिकामेडु पुदुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 18 में रोम के बारे में दी जानकारी को पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो
रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके यानी मोती बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ये आप ऊपर चित्र देख रहे हैं, यह अभिलेखित मिट्टी के बर्तन का चित्र है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये एक्वाडक्ट का चित्र है। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका लगभग विकास अभी तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, पब बारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। धन्यवाद।